गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 3.1। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार और अपने रिवाइज करते हैं कि अपनों ने कल क्या पढ़ा था। सबसे पहले कल मैंने आपको यही समझाया था कि आपके चैप्टर के नाम का मीनिंग क्या है। कौन सा चैप्टर है भैया आपका? चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए मैंने आपको क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। फिर कहा था दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल का क्या मीनिंग है। फिर उसके बाद में पेयर की बात की थी, यानी कि ये दो लाइन की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, दो लीनियर इक्वेशन कितनी लाइनों को रिप्रेजेंट करेगी? दो लाइनों को रिप्रेजेंट करेगी। अब आगे आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपको मैंने कहा था कि दो लाइनें अगर अपने रिप्रेजेंट करें किसी ग्राफ के ऊपर तो वो कैसे हो सकती है। उसके तीन केस हो सकते हैं। पहला केस, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो ये अपने कैसे पता लगेगा? अपने इसका ग्राफ बना लेंगे। अगर बिना ग्राफ ने पता लगाना है अलजेब्रिकली तो कैसे पता लगाएंगे? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब सेकंड चीज़, इसके अंदर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक है। वो एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइनों में कॉमन है। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। दूसरी बात की थी अपनों ने किसकी? अपनों ने दूसरी बात की थी बच्चों, जब दोनों लाइनें पैरेलल हो। अब देखो, दो लाइनें जब एक दूसरे के पैरेलल है तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है तो इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, यानी इन दोनों का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसके अलजेब्रिकली अगर पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे? आप क्या करोगे? A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालो। A1A2 B1B2 इक्वल होना चाहिए, लेकिन C1/C2 इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और ग्राफिकली कैसा पता लगाएंगे? दोनों लाइनों का ग्राफ बना दो, आपको पता लग जाएगा कि दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तीसरा केस आता है बच्चों, जब दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट का मतलब मैं पहले लाइन ड्रॉ करूं वो ये आ गई, दूसरी लाइन ड्रॉ करूं वो ये आ गई, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट। इसके अंदर कॉमन पॉइंट कितने हैं? इन्फानाइट। ये भी कॉमन, 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 तो ऐसे इन्फानाइट पॉइंट है। तो इसके सोल्यूशन भी कितने होंगे? इन्फानाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 3.1। चैप्टर 3.1 के अंदर सबसे पहले इक्वेशन बनानी है। ये क्लास 8 से आप लग गए थे बनाने। दूसरे नंबर पर मैंने आपको कहा था 3.1 अपने आप करके देख लेना। इसके 3 क्वेश्चन है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसमें कुछ नहीं करना। ये सिर्फ 9th तक आपने जो पढ़ा है उसको लेके चलेंगे। जैसे इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने वाला काम आपने 7th में भी किया था, 8th में भी किया था, 9th में भी किया था, समझ गए। अब आपको 10th के अंदर इक्वेशन बनानी होगी। वो तो अगर इक्वेशन बना लोगे तो वो तो हो जाएगा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट। और आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? ग्राफ बनाना होगा। और ग्राफ बनाना आपने 9th क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे से सीखा था। एक लाइन का ग्राफ बनाना सीखा था ना। जैसे मेरे को अगर कोई लाइन बनानी हो तो मेरे को कोई 2 पॉइंट निकालने होंगे, दोनों पॉइंट निकालने के बाद क्या हो जाएगा? वो उसका एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब बोर्ड पे लिखे हुए अपने क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है ये बोर्ड वाला क्वेश्चन? बोर्ड वाला क्वेश्चन कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपने बेटी को बताया या अपनी बेटी से कहा। ठीक है, देखो एक एक वर्ड का मीनिंग लेके चल रहा है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप क्वेश्चन कर देते हो तो आपका नंबर कट ही नहीं सकता। और वर्ड के अंदर तो क्वेश्चन कट जाता है, हिंदी के अंदर तो अगर कोई कॉपी अगर बढ़िया तरीके से चेक करे तो 70% नंबर ना आ पाए आप लोगों के। ठीक है, क्यों नहीं आ पाएंगे? उसके अंदर तो बहुत होता है। 2 वर्ड के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कोमा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, अनुस्वार लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, बहुत पॉइंट होते हैं उसके अंदर तो। ठीक है, 20 प्रकार के तो कम से कम विराम चिन्ह होते हैं हिंदी के अंदर। वो सारे के सारे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। चलो, अपने तो मैथ करना है तो अपना तो बहुत आसान है, पूरे नंबर भी ला सकते हैं। देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप लोग साथ साथ देखिए। क्या कहता है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी बेटी को कहा कि 7 years ago यानी कि 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। क्या 7 साल पहले तुम जितने साल की थी उससे 7 गुना ज़्यादा था मैं। 7 टाइम था उसका। समझ गए? ये देखिए, आंसर करने जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। मैं मान लेता हूँ
प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या मान लेता हूं मैं, एक्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या मान ली, एक्स ईयर। अब मैं मानने जा रहा हूं प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। उसके डॉटर की प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, वाई ईयर। ठीक है, मैंने माना कि अब आफ्ताब कितने साल का है, एक्स साल का है, और उसकी बेटी कितने साल की है, वाई साल की है। एक्स और वाई क्यों मानी है, क्योंकि अपनों की उसने प्रेजेंट एज दे ही नहीं रखी। अब आप कहोगे प्रेजेंट एज ही क्यों मानी है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, 7 साल पहले। अब अगर देखो ये 7 साल पहले की एज पूछ ले तो एक्स में से 7 माइनस कर देंगे, इसकी 7 साल पहले की एज होगी तो वाई में से 7 माइनस कर देंगे। जैसे मेरी प्रेजेंट एज 20 ईयर है, तो मैं अपनी 7 साल पहले की एज बताऊं तो कितनी होगी, 13। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखता हूं मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत काम का वर्ड है ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सारा का सारा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई किसके लिए है, आफ्ताब के लिए। तो 7 साल पहले आफ्ताब कितने साल का होगा, अब x का है तो 7 साल पहले कितने का हो जाएगा, x माइनस 7 हो गया। I was 7 times as old as you were then। तो 7 साल पहले कहते हैं you were then, तुम कितने की थी, तो ये अब y साल की है, तो 7 साल पहले ये भी कितने की थी, y माइनस 7। और कितने टाइम था ये, 7 टाइम का। समझ में आ गया क्वेश्चन, कहता है कि मैं 7 साल पहले, तुम 7 साल पहले कितने की थी, उसका 7 टाइम था। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आता है x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। यहाँ से देखो x, ये प्लस का 7y इधर ले आओ, माइनस 7y, ये माइनस 7 है, ये प्लस का 49 अगर इधर ले आऊँगा तो मैं माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। ये बन गया आपके पास x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी कि नहीं बनी। यहाँ लिखते हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ लिख देते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, अब आप लोगों के सामने है। पहली लाइन पढ़ ली, अब देखो आई सेल बी, सेल किसके लिए यूज होगा, फ्यूचर टेंस के लिए। 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, आज से ये क्या कहते हैं, आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब 3 साल बाद। तो 3 साल बाद आफ्ताब कितने साल का हो जाएगा बच्चों, x प्लस 3 का, और इसकी बेटी कितने साल की हो जाएगी, y प्लस 3 की, और कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम। समझ गए, ये क्या कहता है, आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद क्या कहता है, आई सेल बी, मैं भी हो जाऊंगा 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, तुम जितने साल की होगी उसका 3 टाइम मैं हो जाऊंगा। तो ये कितने साल की होगी, y प्लस 3, इसका 3 टाइम निकाल लिया, x प्लस 3। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3y प्लस 9। इनको इधर ले आओ तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। ये देखो ये x है, ये प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y, ये माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस 3 और माइनस 9 कितना होता है, -6 इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई 2। कितनी इक्वेशन आ गई बच्चों, 2। समझ गए। अब आपको देखो क्या कहता है क्वेश्चन, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट तो हो गया कि नहीं हो गया। अब अपने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ग्राफिकली। अब सबसे पहले देखो, एक बात सुनो मेरी बात ध्यान से, ये 1 और 2 है, ये दोनों क्या इस फॉर्म में नहीं है क्या, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में तो है ये। इसके अंदर a कितना है 1, b कितना है -7, c कितना है 42। इसके अंदर a कितना है 1, b कितना है -3, c कितना है -6। कंपेयर करके देख लो। और ये लाइन किसकी थी, ये इक्वेशन किसकी थी, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है ये। और लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को। देखो एक दूसरे से अटैच कर दिया है मैंने सारों को। आपने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले यहाँ देखिए, ये दोनों लाइनें किसको रिप्रेजेंट करती है,
ax प्लस बी वाई प्लस सी को, यह जनरल इक्वेशन है। किसकी जनरल इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन को। अब अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। अब ग्राफ बनाना शुरू करें। चलिए ठीक है, मैं एक बार लाइन लिख लेता हूँ साइड में, फिर बनाते हैं इसका ग्राफ। देखो, अब मैं इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों ने 9th में कैसे करते थे? आप लोग 9th में करते थे कि आप इसमें से x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ, 2 पॉइंट इसके निकाल लो, 2 पॉइंट इसके निकाल लो, उससे एक लाइन बन जाएगी। क्यों? एक लाइन बनाने के लिए मेरे को 2 ही पॉइंट चाहिए, दोनों पॉइंटों को अगर मैं मिला दूंगा तो वो एक लाइन बन जाएगी। तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए। आप इसको कैसे करेंगे? इसको आपका जैसे मन करे वैसे कर सकते हो। इसके अंदर x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, दूसरी वैल्यू अपने आप आती जाएगी। करना शुरू करें। ठीक है, सबसे पहले मैं करता हूं लेट x इक्वल टू 0। x की जगह मैंने क्या रखा? 0। तो ये क्या आएगा? 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? 7y, यहाँ से क्या आ जाएगा? 42 इक्वल टू 7y, यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 6। ठीक है, x इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पास क्या आया? ये आया। दूसरे नंबर पर x क्या रख देता हूं मैं? देखो, आपका जो मन करे ना आप वो रख लेना। मैं रख देता हूं x इक्वल टू 7 रख दिया। x इक्वल टू 7 रखा तो ये आया 7 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। यहाँ से y आ जाएगा 7। ठीक है, ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो, आप 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो। ये रटने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने इसमें 7 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ 7y है ना, तो 7y उसी को डिवाइड करेगा जब अपन में ऊपर 7 से बनेगा। ये 42 है, इसको 49 बना सकते हैं, इसको 35 बना सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, नहीं बना सकते, अपनी तरफ से बना लेना। तो इसके मेरे पास 2 पॉइंट कौन कौन से आए? इसके मेरे पास 2 पॉइंट आए हैं, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 था। इसके 2 पॉइंट कौन कौन से आए हैं? इसके 2 पॉइंट आए हैं जब x और y, x कितना रखा? 0, तो y कितना आया? 6, x कितना रखा? 7, तो y कितना आया? 7। आगे कि नहीं आगे? चलो ठीक है, चलिए बच्चों, अब अपने करने जा रहे हैं, इस दूसरी लाइन की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी लाइन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? मैं करता हूं, सबसे पहले मैं लिखता हूं लेट, ये लाइन 2 है, लेट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखा तो ये आ गया 0 माइनस 3b y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 3b, ये 3b उधर चला जाएगा तो ऐसे लिख लेते हैं ना, माइनस 6 इक्वल टू 3y, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। इसी तरह आप अपनी तरफ से लिख लेना। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 3 रख दूँ तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 3 माइनस 6 कितना होता है? -3, उधर जाएगा +3, y की वैल्यू -1। ठीक है, समझ गए? ठीक है जी, ये 3 और ये, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आई है? इसके अंदर वैल्यू आई है जब x आपने क्या लिया? xy, जब x आपने 0 लिया तो y था -2, और जब x आपने 3 लिया तो y था -1। अब आपको क्या करना है? अब आपको बनाना है बच्चों ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं यहां बना देता हूं ग्राफ को। आपको क्या करना होता है? जब भी ग्राफ बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्केल की। स्केल से ही लेना है। स्केल का मीनिंग क्या है? स्केल का मीनिंग ये है कि यहां देखो,
मैं यहाँ ले लूँ 1 सेमी 1 तो मेरे को 7 भी लिखा जाना चाहिए, ये 7 भी लिखा जाना चाहिए, 3 2 माइनस मतलब ये सारे के सारे पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाने चाहिए। दूसरे नंबर पे स्केल का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप इतने को तो ले लेते हो 1 और आगे इतने यहाँ लिख देते हो 1, यहाँ लिख देते हो 5, तो इसका मीनिंग ये कितना है 1 के इक्वल, ये कितना है 4 के इक्वल, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर मतलब जो बॉक्स होगा ग्राफ का वो इक्वल रखना है कि नहीं रखना। तो आपको ऐसे ही करना है, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4। चलो आप देखो पहला पॉइंट बनाते हैं, ये वाली लाइन x - 7y + 42 = 0, ये वाली लाइन बनाते हैं। बढ़ाएं इस लाइन को, चलो बढ़ाते हैं। कैसे करें इस लाइन को? सबसे पहले देखो x का पॉइंट कितना है 0, तो y कितना है 6, तो 0 कौन सा होता है, ये होता है ओरिजिन। इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं, ये x है ये y है। अब देखो x जब 0 है तो y कितना है 6, x 0 तो x वाली लाइन ये रही, ये रहा 0, y वाली लाइन ये रही, ये रहा 6, x 0 तो y 6। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है x 0 y 6। समझ गए? x 0 देखा फिर y 6 देखा, x 0 ये रहा y 6 ये रहा, तो 0,6 का पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया। आगे देखिए x 7 y भी 7, x 7 कहाँ है, ये रहा, y 7 कहाँ है, ये रहा ये रहा। देखो मेरे पास क्या है, ऐसे थोड़ा टेढ़ा जा सकता है, आप लोग एकदम ग्राफ के अंदर बनाने हैं एकदम सीधा बना लेना इसको। 7,7 x 7 है तो y भी 7 है। अब आपको ग्राफ बनाना है तो देखो इन दोनों पॉइंट को मिलाया एकदम सीधा, ये एक लाइन बन गई कि नहीं बन गई, ये एक लाइन बन गई। कौन सी लाइन बनी है ये, कौन सी लाइन बनी है ये, किसके पॉइंट x - 7y + 42, x - 7y + 42 = 0। अब आपने क्या देखा था शुरू में, आपको ये बताया गया था शुरू में कि ये किसकी इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किसको बनाती है, लाइन को बनाती है। तो अपन ने इसको बनाया तो ये एक लाइन बनी कि नहीं बनी, बन गई ना लाइन। आगे देखिए अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, x 0 तो y -2, ये रहा पॉइंट, x 3 तो y -1, x 3 तो y -1, ये है x 0 तो y -2, ये है x 3 तो y -1। ये देखो x 0 था तो y -2 था, x 3 है तो y -1 है, ये रहा -1 की सीधी में है ना। ठीक है, इन दोनों लाइनों को मिला दो, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला दूं, ये आप ग्राफ में बनाओगे, ये अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो आपका ग्राफ एकदम बढ़िया बनेगा। मैंने ग्राफ में नहीं बनाया, बोर्ड पे बनाया है, मेरा स्केल भी ऐसा ही है, डायग्राम भी रख लिए है। यहाँ लिख दोगे आप कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है बच्चों x - 3y - 6 = 0। अब देखो जो चीज बोल रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। आपको क्या कहा था, आपको कहा था कि इनको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, तो अपनों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर वो कहता है इसका सॉल्यूशन भी बताओ तो अपने लाइनों को आगे बढ़ाते, जहाँ काटता वो उसका सॉल्यूशन हो जाता। x आता था तो वो x की वैल्यू, जैसे ये कहीं काट रहा है तो जो x की वैल्यू आती वो तो आफ्ताब की एज हो जाती, जो y की वैल्यू आती वो उसकी बेटी की एज हो जाती। ठीक है, पिछले 20 मिनट के अंदर अपनों ने सिर्फ एक क्वेश्चन किया है, अब 2 क्वेश्चन और रहते हैं। मैं सिर्फ उसके अलजेब्रिक इक्वेशन बता देता हूँ, ग्राफ बनाने का काम आपका है। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है, अब इसे समझिए। क्या कहता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। एक क्रिकेट टीम का कोच है जो 3 तो बल्ले खरीदता है, 6 गेंदें खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है, 3900 रुपीज़ में खरीदता है। लेटर सी बाइज, और उसके बाद कुछ दिनों बाद या कई देर बाद में सी बाइज अनदर बैट, वो एक बैट और खरीदता है, 3 गेंदें और खरीदता है, ऑफ द सेम काइंड, उसी टाइप की है। तो आपको रिप्रेजेंट, और उनको कितने रुपए में खरीदता है, 1300 रुपये में। रिप्रेजेंट करो अलजेब्रिकली और ग्राफिकली, सिंपल है। अब सबसे पहले अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कैसे करेंगे। ये क्या कहता है, एक बल्ले की कॉस्ट कितनी है x और एक गेंद की कॉस्ट कितनी है y। पहली लाइन पढ़ो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो।
3 बैट खरीदता है, एक बैट x रुपीज का है तो 3 बैट कितने के होंगे 3x के। एक बॉल 6 बॉल खरीदता है, एक बॉल को मैंने y का माना है तो 6 बॉल कितने हो गए 6y, और टोटल कितना हो गया 3900। समझ गए क्या कहता है? मैंने कहा एक बैट खरीदता है x रुपीज का तो 3 बैट कितने के हो गए 3x के। एक बॉल खरीदता है y की तो 3 बॉल कितनी होगी 3y की। 6 बॉल कितनी होगी 6y की, और टोटल कॉस्ट है 3900। इनमें से 3 कॉमन आ रहा है ना, ये देखो 3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंदर रह गया x + 2y = 3900। यहाँ से करेंगे तो x + 2y, ये 3 मल्टीप्लाई में है, ये आगे जाके डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड करेगा तो इसको क्या आएगा 3900 फर्स्ट। ये देखो किस फॉर्म में है ये भी, चलो साथ बता दूंगा दोनों। सेकंड देखो, सेकंड क्या कहता है सी बायज अनदर बैट, यानी कि एक बैट और खरीदा उसने, तो एक बैट की प्राइस कितनी मानी हुई है मैंने x। फिर क्या कहता है 3 गेंदें भी खरीदी है, ये रहा x + 3y, कितने रुपए में खरीदा है 1300 रुपए में खरीदा है। समझ गए? उसके बाद उसने एक बैट खरीदा है, 3 गेंदें खरीदी है, कितने में खरीदी है 1300 में। इसको सेकंड कर दो, इसको मैं लिख देता हूँ L2, ये दूसरी लाइन है। अब देखो ये लाइन क्यों है, ये दोनों भी तो उसी फॉर्म में है ना, ax + by + c = 0। और अगर इस फॉर्म में होता है तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को। तो मैंने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर लोगे। देखो वैल्यू निकालने में मैं निकाल दूंगा यहाँ से, पर आप अपनी तरफ से निकालना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। x की जगह 0 मान लेना, y की वैल्यू 650 आ जाएगा, y को 0 मान लेना, x की वैल्यू 13 आ जाएगी, 1300 आ जाएगी। देखो मैं आपको वैल्यू निकाल के बता ही देता हूँ। पहली लाइन है x + 2y = 1300। देखो आपकी प्रैक्टिस होएगी ना, तब आपको पता लग जाएगा कि कैसे आसानी से निकलती है वैल्यू। x + 2y = 1300। आगे देखिए x + 3y = 1300। आप दोनों की वैल्यू निकालनी है। देखो पहला काम क्या कर लेता हूं मैं, लेट x = 0 ले लूँ। x = क्या ले लिया 0, तो ये हो गया 0 + 2y = 1300। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 650। आगे की नहीं आगे, ये तो 2 मल्टीप्लाई में, ये आगे डिवाइड में हो जाएगा, तो 650 आ गई। अगली बार लिखनी है, अब की बार y को 0 ले लो, लेट y = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1300। अब देखो दोनों वैल्यू निकल गई कि नहीं निकल गई। ये काम थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ, ये काम आप खुद भी कर सकते हो। जब मैंने x 0 लिया तो y था 650, और y 0 लिया तो x था 1300। इधर देखिए, जब यहाँ लेट कर लेते हैं, जब यहाँ मैं अगर y को 0 ले लूँ तो x कितना आ रहा है मेरे पास 1300 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब मैंने y को 0 लिया तो x कितना आ गया 1300। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इसकी दूसरी वैल्यू चाहिए। दूसरी वैल्यू के लिए क्या करना है, आप y ले लो, y को 100 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। अगर मैं यहाँ ले लूँ लेट y = 100, तो x + 300 = 1300। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1000। क्या आ जाएगी 1000। अब आपको ग्राफ बनाना है तो इसके पॉइंट ये रहे, क्या पॉइंट है, ये x है, ये y है। x जब आपका था, y जब आपका था 0 तो x था 1300, y जब आपका था 100 तो x था 1000। अब इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ तो बहुत आसान हो गया। इसका ग्राफ है, ये देखिए, ये 0, मैं क्या ले लेता हूँ स्केल, मैं स्केल ले लेता हूँ x एक्सिस पे। x की वैल्यू देखो 0 से 1300 तक जा रही है, 1300 1000 आ रही है, तो यानी कि मैं 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ 100 यूनिट के। मतलब यहाँ क्या लिखूंगा 100, यहाँ क्या लिखूंगा 200, 300, 400, डैश डैश डैश, यहाँ आएगा 1300। आपके पास तो बड़ा ग्राफ होगा तो बढ़िया बन जाएगा। मैं एक बार ऐसे ही बना रहा हूँ। आगे देखिए, y भी 650 तक ही जा रहा है तो मेरे को 700 पे काम चल जाएगा।
100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। वाई एक्सिस भी क्या ले लूँ मैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100। ये तो स्केल है ना, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये स्केल क्या कह रहा है, स्केल कह रहा है कि जो ग्राफ का 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है उसको आप 100 लेके चल रहे हो। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ क्या था पॉइंट, x 0 था तो y 650 था, x 0 तो y कितना 650, ये रहा। ठीक है, आगे वाला पॉइंट कौन सा है, x 1300 तो y 0, x 1300 तो y 0, ये रहा। तो ये आ गया कि नहीं आ गया, एक पॉइंट, एक लाइन तो ये आएगी, यहाँ से निकलेगी 1300 से। कौन सी लाइन है ये लाइन है बच्चों, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। समझ में आ गया। दूसरी बनानी है, x 1300 y 0, एक पॉइंट तो ये कॉमन हो गया, x 1000 तो y 100, x 1000 अगर यहाँ है तो y 100 कहाँ है, यहाँ, ये रहा। दूसरी लाइन आपकी लगभग ये चली जाएगी। समझ गए कौन से वाली लाइन है ये लाइन है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, वो अपने आप करोगे। अब देखो इस एक्सरसाइज को मैंने करवा दिया है, 2 क्वेश्चन मैंने पूरे डिटेल से करवा दिए हैं, 1 क्वेश्चन अपने आप करोगे। करना क्या है, सबसे पहले इसकी इक्वेशन समझनी है कैसे बनेगी। इक्वेशन समझने के बाद अपनों को बनाना होगा उसका ग्राफ बनाने के लिए आपको वैल्यू रखनी होगी। ये आपका अपना सेल्फ नॉलेज अपने दिमाग से खुद करके देखना, रख लोगे। उसके बाद में क्या है, ये स्केल मानना है। स्केल वो मानना है बच्चों जो आपकी दोनों लाइनों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ अगर मैं स्केल ले लेता, यहाँ 650 ले लेता तो मेरे से ये 1000 रिप्रेजेंट नहीं होता। मैंने 100 का स्केल ले लिया, सारा का सारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर लाइनें बना देनी है। 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, स्केल लिखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो लाइन बनाओ उसके आगे लिखना पड़ेगा ये x प्लस 3y इक्वल टू 1300 वाली लाइन है, ये x प्लस 2y इक्वल टू 1300 वाली लाइन है। समझ गए। और क्या लिखना होगा, तीसरा, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट है, वो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट है। अगर उसका सोल्यूशन पूछे तो आप बता सकते हो। जैसे इसके अंदर देखो, इसका एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना ये, तो इसके सोल्यूशन कौन सा होंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा। कल भी मैंने आपको कहा था कि a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 इक्वल ना हो, तो यहाँ भी देख लो ये 1 अपॉन में 1 है, 2 अपॉन में 3 है, तो a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 इक्वल नहीं है ना, तो इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। इसका यूनिक सोल्यूशन कौन सा आ गया, ये वाला पॉइंट, यानी कि 1300,0 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अपने करते हैं कल। ओके बाय, टाटा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।